दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक सोक्रेटिस, सुकरात। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जीवन क्या था और क्या उनके जीवन के दृष्टिकोण थे और कितने ऊंचे जीवन की वह बात करते थे। तो हम बात करेंगे आज सुकरात के बारे में, सुकरात के दर्शन के बारे में, और दर्शन की जिसने शुरुआत की उधर उधर ग्रीक में, एथेंस में, उनकी बात करेंगे हम आज। तो देखिए, सुकरात का जन्म हुआ 469 बीसीई में, 469 बीसी के अंदर उनका जन्म हुआ। उनकी माता एक, जो हम दाई माँ कहते हैं या फिर डिलीवरी जो करवाने वाली होती है, जो थी वह ये काम करती थी। और उनके पिता मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे, स्टोन, सीधी पत्थर पर मूर्ति बनाते थे। सोक्रेटिस एक ऐसे व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा प्रिय है आज के समय में, और आज के समय में ही और उस समय में भी बहुत ज्यादा नफरत के भी वह शिकार थे। बहुत ज्यादा लोग उनसे नफरत करते थे क्योंकि वह सच बोलते थे, और सच के बहुत ज्यादा लोग जो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा सुकरात के भी साथ में था। सुकरात का जो मृत्यु है वो 399 बीसीई के अंदर हुआ, बिफोर कॉमन एरा। ये तो आप समझते होंगे कि मतलब अब हम यहाँ से जब हम 469 पर जब इनका ब्रीथ हुआ है तो इधर पीछे चलेंगे हम, क्योंकि ये बिफोर कॉमन एरा है। यहाँ पर हम वापिस पीछे चलेंगे तो फिर 399 बीसीई के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। इनको जहर दे दिया गया समाज के द्वारा, लोगों द्वारा, और वहां पर सिस्टम चलता था पूरा, एक डेमोक्रेसी चलती थी उसके द्वारा। और इनको जहर दिया था, उस जहर का नाम था हेमलॉक पॉइजन। और कारण ये था कि ये यूथ को करप्ट कर रहे हैं। अब इनके आइडियाज देखेंगे वास्तव में कि ये यूथ को कैसे करप्ट कर रहे थे, क्या ऐसे आइडियाज यूथ को करप्ट कर सकते हैं। हम इन आइडियाज को देखेंगे। तो इन आइडियाज को देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसको एक प्रॉब्लम कहते हैं, जो है सोक्रेटिस प्रॉब्लम। हमें सुकरात के बारे में जो कुछ भी पता है वो हमें उनके दोस्तों द्वारा या फिर उनके शिष्य जो है प्लेटो, और दो और शिष्य हैं, हम आगे बात करेंगे, उनके द्वारा पता चलता है। और सुकरात के एक सबसे खास दोस्त रहा है जीवन के अंदर, जिसका नाम था क्रीटो। क्रीटो उनका सबसे खास दोस्त था। और उनके अंतिम क्षण की आपको एक बात बताता हूं। जब उनका अंतिम क्षण आ गया था, जब उनको फांसी दी जा रही थी, तब उन्होंने क्रीटो को पास में बुलाया और कहा कि वो जो देवता है हमारे, उनके कोई देवता है, हेल्प वाले देवता, उनका नाम है एसिलिपस। उनको 2 मुर्गे देने हैं, उनके उधार हैं हमारे पास, वापिस उनको देने हैं। मृत्यु के समय यह व्यक्ति ये बात कहता है, सुकरात ये बात कहता है। अब उनका एक मित्र था, दोस्त था उनका, एनिटोइस नाम था उसका। ऐसे भाई बहुत ज्यादा अजीब नाम है। उसका जो लड़का था वो सोक्रेटिस के पास में पढ़ने जाता था। तो जब वहां पर वह पढ़ने जाता था तो सोक्रेटिस पे ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं कि सोक्रेटिस बाइसेक्सुअल थे और वो उनके लड़के के साथ में संबंध बनाते थे। यह सोक्रेटिस के जीवन के अंदर का एक पहलू है कि सोक्रेटिस ऐसे थे, वो बाइसेक्सुअल थे। और ये बातें हमें दूसरों से पता चलती है, क्योंकि सुकरात का जीवन काफी बड़ा रहा है, 70 वर्ष सुकरात जिए हैं। तो इतना बड़े जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें फैली है। सोक्रेटिक प्रॉब्लम की तो मैंने आपको बात की। सिलिकॉन वैली जैसा था वहां पर, एथेंस, स्पार्टा, जहां शायद इसको एथेंस हम आज कहते हैं, शायद पहले स्पार्टा कहते थे, एंशियंट एथेंस। ठीक है, ये है एंशियंट एथेंस, और आज हम इनको ग्रीक कहते हैं, ग्रीक। और वहां पर ये वॉर चलती रहती, द वॉर ऑफ फिलोपिन्स, द फिलोपियंस, ये वॉर थी वहां पर। ये उस टाइम पर भी कंटिन्यूस थी। उस वॉर के अंदर ये एथेंस और स्पार्टा एक दूसरी जगह हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई, उसी प्रकार से एथेंस और स्पार्टा नाम की 2 जगह थी, और इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। और इनसे फिर डिजीज फैल गई जिसका नाम था टाइफाइड डिजीज, जिसको शायद वो बीमारी हो गई थी पूरी भीड़ को। अब सोक्रेटिस का जो जीवन है वो इस प्रकार से काम करता रहा कि वे दिन भर तो लड़ते थे, वे एक वॉरियर थे, और शाम के अंदर वे डिबेट करते थे। पूरे दिन भर लड़ाई चलती थी और शाम को वह बैठकर डिबेट करते थे कि किस प्रकार से कि कोई व्यक्ति सही है, कोई व्यक्ति गलत है, आर्गुमेंट कैसे दिए जाते हैं, धर्म क्या है, हम किस गॉड को मान रहे हैं, जुपिटर का क्या मतलब है, रोम के अंदर जुपिटर को पूछते थे। तो हर हर चीज पे उन्होंने सवाल उठाए और पुराने धर्मों को नकार दिया, और नए धर्म जो पंथ वहां पर जो उठ रहे थे उनको सोक्रेटिस सपोर्ट कर रहे थे। उस समय के अंदर सिलिकॉन वैली था एथेंस, इतना बड़ा था।
और वहां पर जो 1/3 पॉपुलेशन थी वहां की, वो स्लेव ही थी। वहां पर बहुत ही कम लोग थे जो पढ़ रहे थे या फिर अब हायर क्लास के थे। और सोक्रेटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वह एक लड़ाकू व्यक्ति भी थे, वह एक सोल्जर थे आर्मी के अंदर वहां की, वह एक सिपाही भी थे। सोक्रेटिस का जो जीवन है वो यहाँ से शुरू कह सकते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट होता है कि सोक्रेटिस कहते हैं कि आई नो दैट आई नो नथिंग, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। और फिर वो क्वेश्चन करते रहते हैं और एंड में भी वो यही कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। और ये सोक्रेटिस का ही सबसे प्यारा कोट है। अपोलो उधर गॉड थे, एक अपोलो नाम के, और फिर उधर एक गॉड, अभी मैंने नाम बताया आपको, एसिलिपस नाम था उनका। वो गॉड थे हेल्प के, वो मदद भेजते थे। ऐसे गॉड थे जो आकाश से मदद भेजते थे। वहां की ये माइथोलॉजीज है, जैसे हमारे यहाँ पर माइथोलॉजीज है कि ऐसे ऐसे गॉड है, कोई आता है, कोई इंद्र है, कोई बरसात करवा रहा है, ऐसे वैसे ये वाली माइथोलॉजीज वहां पर भी देखी जाती थी। और अब जो है सोक्रेटिस के जीवन में एक व्यक्ति है, मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ एथेंस, एली एलिदिबास से सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का जो सबसे प्यारा शिष्य या फिर सोक्रेटिस उसको सबसे खूबसूरत व्यक्ति कहते थे एथेंस का, जो था एलिस एसिलिबस। क्या नाम है भाई इसका, इतना कंफ्यूजिंग नेम है। एलिसी एलिसीबीडेस नाम था भाई इसका, ये बहुत कंफ्यूजिंग नेम। 3 बैटल्स वहां पर हुई, पोटिडिया, एनफिलियस और डिलियम नाम की भाई ये था। आर्ट ऑफ रिटोरिक, आर्ट ऑफ रिटोरिक मतलब चीजों को एक्सप्रेस करना कि किस प्रकार से चीजें काम कर रही है। सोक्रेटिस के जीवन के अंदर अल्टीमेट ट्रुथ भी रहा है कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, ट्रुथ कैसे एग्जिस्ट करता है, और ट्रुथ का होना क्या है, ट्रुथ कैसे एग्जिस्ट करता है। जैसे जैसे वो कहते थे कि वर्चुअल पर्सन या फिर वर्च्यू यानी कि पूजा करना उस उच्चतम आत्मा, और आत्मा तो क्या, लेकिन वह आत्म नहीं कहते थे इसको, वह अलग प्रकार से कहते थे इसको, अलग तरीके से वह एक्सप्रेस करते थे कि क्या है वर्च्यू, जो कि मतलब महान आदमी उसको पूजना चाहिए। वर्च्यू का मतलब अगर हम सीधा ट्रांसलेट करें तो पूजा ही होता है, बाकी हम साफ सीधा अलग अलग अर्थ भी निकाल सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी सोक्रेटिस बर्थ, और ये बस वहां से सोक्रेटिस ने इनको जन्म दिया कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी जन्म लेती है, कैसे व्यक्ति काम करता है, उसकी दिमागी संरचना क्या होती है, इन सबको जन्म दिया वहां पर। एक जो आपको मैं बता दूं कि एथेंस बहुत ही अमीर जगह से था एथेंस, वहां पर बहुत सारी किताबें, बहुत सारी शिक्षाएं, और वहां पर एक ऐसा कह सकते हैं कि हम एक पूर्ण समाज की स्थापना हो चुकी थी उस समय के अंदर। सोक्रेटिस के जो राइटर है, अब मैंने जब शुरुआत में बात की थी कि उनके 2 शिष्य और है, तो पहला तो मैंने बताया था कि सोक्रेटिस है, फिर है एरिस्टोफेनस, और फिर है जीनोफेन। जीनोफेन उनके एक शिष्य हैं, और एरिस्टोफेन्स भी उनके शिष्य है, और प्लेटो भी उनके एक शिष्य है। तो जीनोफेन के बारे में कहा गया है कि एक सिंपल पर्सन थे, और ये डाउन टू अर्थ, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और एरिस्टोफेन्स कॉमेडिक शो थे, मतलब कॉमेडिक शो करते थे, और वह एक मजाकिया व्यक्ति थे। और प्लेटो चैलेंज टू ऑथोरिटी गॉड फिगर, प्लेटो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे उस दृष्टिकोण के अंदर। यहाँ जब हम इस फिलोसॉफी, ग्रीक फिलोसॉफी की बात करते हैं, तो एक प्लेटो बहुत ही महान व्यक्ति थे, और ये चैलेंज करते थे ऑथोरिटी को कि किस प्रकार से हमारी जो डेमोक्रेसी वो काम कर रही है, डेमोक्रेसी पे सवाल उठाना सोक्रेटिस की बातों के थ्रू। ही प्रीफर्ड और डीप कन्वर्सेशन, मतलब ये हमेशा पसंद करते थे कि बातचीत हो, गहरी बात हो, किसी बात को समझाया जाए, किसी बात पे एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके से दिए जाए। और यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ है वहां पर लोग बैठते थे और पूछते थे कि प्रेम क्या है, और सब अपने अपने मत देते थे कि हाँ प्रेम क्या है, और इस पे बकायदा किताबें लिखी हुई है कि किस प्रकार से सोक्रेटिस के जीवन के अंदर ये वक्तव्य रहे हैं, और वह प्रीफर करते थे बात करना। ट्रू विजडम कम फ्रॉम कम्युनिकेशन, ये उनका मत था कि हाँ जो सच्ची आजादी है वो आपको मिलेगी आपको बात करने से। आप बात करोगे, अपने आइडियाज पे डिस्कस करोगे, तब आपको सच्ची आजादी मिलेगी। ये सोक्रेटिस के मत थे। मिथ ऑफ गॉड, और ये बस सोक्रेटिस मेथड एंड अप्रोच टू फिलोसॉफी। सोक्रेटिस के जो मेथड थे कि मतलब वो बात को किस प्रकार से कन्वे करते थे, या फिर बात को किस प्रकार से डिलीवर करते थे, सामने वाले को मैसेज को कैसे डिलीवर करते थे, वो इन 3 स्टेप से निकालते थे उसको। वो छन्निया कहते थे इनको, सील्स जिन्हें हम कहते हैं, कि वो पहले पहले चेक करो। उससे पहले वो बोलते नहीं थे, वो कहते थे कि पहले चेक करो कि ये बात सही या गलत है, इस बात का मत क्या है, क्या ये सही बात है या गलत, और अगर सही है तो कहो। अब दूसरी बात, गुड और बैड, क्या ये बात अच्छी है या बुरी है, अगर गुड है, अच्छी है तो कहो।
और फिर तीसरी छन्नी, नेसेसरी और अननेसेसरी, क्या ये बात वास्तव में नेसेसरी है या अननेसेसरी, और अगर नेसेसरी हो तब कहो। इन तीनों में जब पॉजिटिव 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 आए तभी बात कहनी चाहिए, वरना बोलना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। पुट अप क्वेश्चन को इसको वे कहते थे कि एलिंचस, वो अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन हम बात करेंगे अभी सीधी लैंग्वेज के अंदर। वह हर चीज को अलग अलग नाम, जैसे हमारे पास में अलग व्यक्ति इनका नाम अलग होता है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति उस तरफ अलग समाज थे, अलग नाम थे, इसी प्रकार से वहां पर अलग नाम है। तो ये मैं लैंग्वेज की ट्राई कर रहा हूँ कि उस लैंग्वेज के अंदर जा पाऊं, इसलिए मैं वहां पर जा नहीं पा रहा हूं। तो सीधा कहूं तो वो कहता था कि पुट अप क्वेश्चन इन राइट वे, वह कहते थे कि सही दिशा में। क्या वास्तव में इसकी सही दिशा क्या होती है? जैसे कि लोग कहते हैं कि आसमान में गोल रहता है, फलाना फलाना फलाना, डिमगाना डिमगाना, ये ऐसा है वैसा है, तुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसकी पूजा कर। नहीं, नहीं, सोक्रेटिस कहते थे ऐसे आर्गुमेंट नहीं चलेंगे, ऐसे आर्गुमेंट पे हम बात नहीं करेंगे। वह सेल्फ पे सवाल उठाते थे, टेस्ट मोरलिटी कॉन्सेप्ट, जो हमारे मोरलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो मोरलिटी है कि नैतिकता जो हमारी है, एथिक्स जो हमारे हैं, मूल्य जो हमारे हैं, उन पे सवाल करते थे। वो पूछते थे कि हाँ, क्या ये मूल्य इसलिए इस कारण से है, क्या इसका कारण ये है। इतने सवाल पूछते थे व्यक्ति से कि व्यक्ति स्वयं ही समझ जाए। अगर दूसरी भाषा में कहूं तो सोक्रेटिस इतने ज्यादा सवाल पूछते थे कि आदमी हार जाता था, और जो उसके दिल में एकदम सबकॉन्शियस माइंड में जो रहता था वो बोल देता था। सोक्रेटिस का जो मानना था कि हम जब क्वेश्चन करते रहेंगे तब अल्टीमेट ट्रूथ निकलेगा, और सब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्टिव जो है ट्रूथ, उसमें से बात निकलेगी और हम अल्टीमेट ट्रूथ निकाल पाएंगे। हम अब ऑब्जेक्टिव पे भी सवाल उठाएंगे और सब्जेक्टिव पर भी सवाल उठाएंगे। पीपल वॉज करप्ट, वहां के लोग तो वैसे भी थे, आज भी जैसे हैं। व्हाट इज ट्रूथ? ट्रूथ इज इन योर बॉडी भाई। ट्रुथ तुम्हारे पास है, जो कि मोजेस का जो जीवन का वक्तव्य आता है वही है कि मैं वो हूं जो हूं और जो हूंगा, वो वही बात है। सोक्रेटिस एथिक्स, सोक्रेटिस के जो 11 मूल्य हैं जीवन के, वो जीवन को इन कगारों पर रखते थे। पहला है हैप्पीनेस, दूसरा है वर्च्यू। वर्च्यू माने क्या? जीवन को जीने का सबसे उच्चतम तरीका, उसको वो पूजा कहो चाहे तुम कुछ भी कहो, जीवन को जीने का सबसे उच्चतम तरीका, जीवन के अंदर हैप्पीनेस भी रहना चाहिए, जस्टिस, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, सब हर व्यक्ति बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सामने हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, हर व्यक्ति बराबर है। जस्टिस सबके लिए है। कोरेज, हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर जान होनी चाहिए कि हम कुछ कर सके, हम कुछ दिखा सके। कोरेज इतना होना चाहिए कि हम बात को रख पाए, अपने मत को रख पाए, इसलिए कोरेज की बात करते थे। विजडम, लिबरेशन, आजादी, इसकी बात तो वह है। ये वर्ड जो है फिलोसॉफी, ये सोफिया से आया, और सोफिया सबका ही मीनिंग है कि लिबरेशन, आजादी। आजादी की बात तब इससे चालू हो चुकी है, इंडिया के अंदर तो बहुत पुराने टाइम से हो चुकी है। एक्सेप्ट वी नो नथिंग, वन ऑफ द अल्टीमेट वर्च्यू। अगर हम ये स्वीकार करते हैं कि हम नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते, तो ये सबसे अल्टीमेट ट्रुथ है और सबसे बड़ा ट्रुथ है। यहां से फिर शुरुआत होती है आपके कुछ सीखने की। सेल्फ कंट्रोल की बात करते थे, वो टेम्परेंस की, मेंटेन रखो चीजों को, वो मध्यम मार्ग जो बुद्ध वाला है उसी के जैसी बात मान लीजिए। वह कहते थे कि मेंटेन रखो चीजों को, और ना ज्यादा कम करो ना ज्यादा बढ़ाओ, इनको मेंटेन करो। जैसे कबीर का दोहा है कि शायद कुछ इस प्रकार से कि ज्यादा बोलने से तो, ज्यादा बोलना मतलब सेहत के लिए हानिकारक है, और चुप रहना भी सेहत के लिए हानिकारक है। तो वो वाली सेहत, हम कबीर कौन सी सेहत की बात करेंगे आप समझ सकते हैं। और ट्रूथफुलनेस, आपके अंदर ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। अल्टीमेट थिंग इज ट्रूथ, अंत जो है हर चीज का वो ट्रुथ पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि मैं ट्रुथ पर कैसे पहुंचू। ये सोक्रेटिस के जो मेथड है वो है मॉडरेशन, ओन ऑफ योर डिजायर, मतलब कि मेरी जो कोई इच्छा है, मेरी कोई भी इच्छा है, मैं उसको ओन करता हूं, मेरी वो इच्छा है, यदि मैं चाहूं तो उसको हटा भी सकता हूं। जो सोक्रेटिस के जो एथिक्स है उनके अंदर आता है नो नंबर है पिटी, एब्सोल्यूट ट्रूथ, रेस्पेक्ट द मोरल फ्रेमवर्क ऑफ यूनिवर्स। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जो क्या कह रहे हैं कि वो रेस्पेक्ट मोरल फ्रेमवर्क, जो इस यूनिवर्स का मोरल फ्रेमवर्क है कि हमें नहीं मारना है जानवरों को, हमें दूध चाच घी नहीं पीना है तो हमें नहीं पीना है, ये मोरलिटी के आधार पर है। हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें चीजों को कंजप्शन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमें पूर्ण नहीं कर सकती, यही सोक्रेटिस कह रहे हैं। और 11 11 है इंटीग्रिटी, बी विथ ए फिलोसॉफी, स्टैंड फॉर योर ट्रूथ।
हमने जो बात कही उसके लिए खड़े रहना, और यदि वह बात गलत थी तो फिर पीछे हट जाना, क्योंकि वह बात हमें समझ में आ चुकी है गलत क्या है, और फिर वापस जब हमें ट्रुथ का पता चला तो हम उसके साथ में खड़े हैं। तो सोक्रेटिस कह रहे हैं कि ट्रुथ के साथ में खड़े रहो हमेशा। अब प्लेटो जो सोक्रेटिस जो थे, प्लेटो से हमें पता चलता है कि वह बहुत ज्यादा सवाल उठाते थे कि मतलब कि डिबेट को विन करना जरूरी नहीं है, डिबेट जीतना मात्र से इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, हमें और भी बहुत सारी चीजें मायने रखती है हमारे जीवन के अंदर। लेक ऑफ मॉरल फाउंडेशन की बात करते थे सोक्रेटिस। वह कहते थे कि एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट, इन तीनों का जब ये तीनों रुक जाते हैं तो हम डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारी पूरी जनता को। हम एक बहुत बड़े मासेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं इसके द्वारा। सोक्रेटिस ऑन जस्टिस एंड लॉ। सोक्रेटिस कहते थे कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमारे अंदर अल्टीमेट ट्रुथ को लेकर, कि हमें वह अल्टीमेट ट्रुथ चाहिए। सच में ये सोक्रेटिस के वक्तव्य हैं, शायद आपको लग सकते हैं कि ये कृष्ण के वक्तव्य हैं, लेकिन ये सोक्रेटिस के वक्तव्य हैं कि क्यूरियोसिटी होना चाहिए अल्टीमेट ट्रुथ को जानने के लिए। हमारा जीवन सिर्फ अल्टीमेट ट्रुथ को ही जाना चाहिए। जस्टिस, डूइंग गुड टू अदर, योर जस्टिस, आपका मतलब हम कह सकते हैं कि दूसरों का भला करना ही आपके जीवन के अंदर जस्टिस है, या फिर कह सकते हैं कि दूसरा का अच्छा करना ही आपके लिए अच्छा है। फिगर ऑफ स्पीच एंड बहुत सारे, डोंट ब्रोक गवर्नमेंट रूल, ओबे रूल। सोक्रेटिस सेड ओके ओके ओके, ये अल्टीमेट लेक्चर नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं कि एक्सप्लेन करें चीजों को, लोगों को सोक्रेटिस के बारे में बताएं कि सोक्रेटिस जैसा व्यक्ति समाज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस को जब जज के सामने खड़ा करा गया तो ये एलिगेशन लगे थे उनपे। पॉलिटिकल ट्रायल, करप्ट द यूथ, इंट्रोड्यूस न्यू गॉड, डिसरेस्पेक्ट गॉड एंड सो ऑन। जहां जो भी वहां का सिस्टम था उसको बता रहे थे। तो ये तीनों ही इल्जाम उन पे लगे थे, और मैंने आपको अभी इतना बताया तो ये तीनों बातें ही गलत है। पहले उन्होंने कहा कि करप्ट कर रहे हैं यूथ को। करप्ट कहाँ कर रहे थे? बात तो बता रहे थे, क्वेश्चन ही तो उठा रहे थे, सवाल ही तो पूछ रहे थे, बातों को ही तो बता रहे थे, ट्रुथ की ही तो बात कर रहे थे, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं है। इंट्रोड्यूस न्यू गॉड, उन्होंने नए गॉड की ही स्थापना कर दी, उन्होंने पुराने गॉड को ही नकार दिया, उन सब चीजों को नकार दिया जो पुरानी थी। तीसरा, डिसरेस्पेक्ट करते थे वो। क्या रेस्पेक्ट करनी है उन चीजों की जो है ही कचरा? यदि यहाँ पर कचरा पड़ रहा है तो उसकी पड़ा है तो रेस्पेक्ट क्यों करूं मैं? बस यही सोक्रेटिस का तर्क होगा। सोक्रेटिस ने अपनी लेगेसी खुद बनाई है भाई, बहुत बड़ी। आगे भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, मैंने अल्टीमेट लेक्चर बनाऊंगा कभी, तब हम बात करेंगे। तो ये था सोक्रेटिस पर एक छोटा सा डिस्कशन की सोक्रेटिस नाम के जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में भी अल्टीमेट ट्रूथ, वर्च्यू, जस्टिस, सोच, व्यक्ति, विचार, क्वेश्चन, ये सब कुछ उनके इनके जीवन में रहा है, और बहुत ही ऊंचा जीवन उन्होंने जिया है। नमस्कार दोस्तों।